नमस्कार, मैं विशेष एसआई के इस सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं रीजनिंग के प्रश्नों के बारे में। आपका पहला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो उसमें आपको देखने को मिल रहा है, तो इसमें आपको एक स्पेलिंग दी गई है डेथ और उसका कोड दिया गया है WVZG और S। अगर A से Z है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपोजिट की कोशिश कर रहा है वो। तो A का Z अपोजिट है, E का V, D का W, T का G, सभी लेटर्स के यहाँ क्या लिखे गए हैं? अपोजिट। तो एंजल का अपोजिट लिखेंगे तो Z A का होगा, N का M होगा, G का T होगा, E का V होगा और L का क्या होगा? K। तो हमारा जो आंसर होगा वो K का जो अपोजिट होगा वो O होगा। तो ZMTVO हमारा क्या है? आंसर है। सेंटेंस दिए गए हैं कि 870 का अर्थ है गर्ल्स सिंग वेल और 603 का अर्थ है दोज गर्ल स्टडी और बॉयज स्टडी वेल का कोड है 674। ठीक है, अब आपको बताना है कि स्टडी का कोड क्या है। तो हम अगर देखें स्टडी का कोड चाहिए हमें, तो इन दोनों में कहीं ना कहीं कुछ कॉमन आ जाएगा। तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो क्या है? स्टडी है। तो 603 और 6, इसका मतलब कॉमन आने वाला कोड क्या है? स्टडी का ही कोड है। तो स्टडी का कोड जो होगा वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दा को एक कूट संख्या दी जाती है। अगर किसी भी अल्फाबेट को नंबर्स में कन्वर्ट करना चाहता है तो हमारे पास में जो नंबर है हम उसको लिखते हैं। तो टी का नंबर है 20, 8 और 5। तो इन तीनों का मैं योग कर दूं तो कितना आ जाता है? 33। इसका मतलब है ANT का कोड भी योग कर देते हैं। 1 + 14 + में 20, मतलब कितना हो जाएगा? इसका आंसर 35 हो जाएगा। ठीक है, फेमस का कोड दिया गया है। अब यदि फेमस के कोड में वो ये कह रहा है कि इसका कोड ये है, तो लीजेंड का कोड बताना है। अगर आपको सारे लेटर वही के वही दिख रहे हैं जो फेमस के हैं, तो सिर्फ जगह बदली है। अब जगह देखें तो ये चीज तो सेम दिख रही है, लेकिन AMOU ये बदल चुका है। तो लीजेंड का कोड अगर हम लिखने चलेंगे तो L और D सेम रहेगा, लेकिन ये बदल जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा? NEGN, मतलब LNEGND। फेमस का कोड है AMOU UOMA। तो इसको बदलेंगे तो NEGE तो बीच में आएगा। तो NEGE और L और D, हमारा आंसर क्या बनेगा? D ऑप्शन हो जाएगा। इसमें से अलग संख्या बतानी है कि क्या हो सकती है। विषम समूह का पता करना है। देखा जाए तो ये सभी संख्याओं के आधार पे देखें तो इसमें 7 का भाग जा सकता है, इसमें भी 7 का भाग जा सकता है और इसमें भी 7 का भाग जा सकता है, लेकिन इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ पे अलग जो होगा वो बी ऑप्शन अलग होगा। घाटा, अधिशेष, कमी, अभाव और हानि अगर देखा जाए तो इसमें एक अलग है। देखो, घाटा लगना नुकसान, कमी, अभाव, हानि, ये सभी नकारात्मक शब्द हैं, कमी को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अधिशेष का होता है सरप्लस, मतलब बढ़ोतरी। तो इसमें जो अलग होगा वो क्या हो जाएगा? अधिशेष अलग हो जाता है। अगर देखा जाए तो इसमें कुछ आपको बताना है कि कौन इसमें अलग दिखाई दे रहा है आपके पास में। तो देखा जाए तो इसमें एक्स और जेड, बीच में कितना प्लस आया? एक वाई छोड़ दिया इसके अंदर। अगर सी और ई में देखें तो यहां डी छोड़ दिया, एम और ओ में एन छोड़ दिया, जे और एम के बीच में 2 अक्षर आ गए और आर और टी के बीच में भी एक है। मतलब जो अलग है वो कौन सा होगा? जे एम यहां पर क्या है? अलग है। AIUO ये सभी स्वर हैं, लेकिन जे एक व्यंजन है, तो अलग जो होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जे अलग हो जाता है। चांदी, सोना, प्लेटिनम और पारा, हमें इसमें बताना है कि क्या हो सकता है। चांदी, सोना, प्लेटिनम एक ठोस धातु के रूप में है, लेकिन पारा जो है वो तरल के रूप में मिलेगा, द्रव के रूप में मिलता है। कान, नाक, आंख, नाक, होठ और अंगूठा, कान, आंख, नाक, होठ ये चेहरे के भाग है, लेकिन अंगूठा हाथ का हिस्सा है।
इसलिए अलग क्या होगा यहाँ पे, अंगूठा अलग हो जाएगा। क्वेश्चन है राम और श्याम की आयु का अनुपात 7:5 है। राम और श्याम की आयु का अनुपात 7:5 है। ओके, और कह रहा है कि दोनों की आयु का योग 84 वर्ष है। 7 और 5 का योग कितना होता है बंधु? 12 हो जाएगा, 12 नहीं चाहिए, कितना चाहिए? 84 चाहिए। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो राम की 49 आएगी और श्याम की कितनी? 35। ये कह रहा है 7 साल बाद में दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा? 7 साल बाद में राम की कितनी होगी? 49 और 7 कितनी हो जाएगी? 56, और 35 और 7 42। 7 8 56, 7 6 42, या फिर 14 4 56 और 14 3 42। तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा 7 साल बाद में अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट अगला है दो संख्याओं का अनुपात ये, प्रत्येक में से 9 घटाया तो अनुपात ये हो गया। दूसरी संख्या ज्ञात करो। दो संख्याओं का इनिशियल रेशियो 3:2 कितना है बंधु? 5 है, और प्रत्येक में से 9 घटाया तो 12 अनुपात कितना हो गया? 23 हो गया। अब बताओ, पहली में से कुछ घट ही नहीं रहा है, जुड़ रहा है, और दूसरी में से भी कुछ घट नहीं रहा है, जुड़ रहा है। अपन एक काम करते हैं, नीचे वालों के अंतर से ऊपर गुणा करते हैं। नीचे वालों का अंतर 11 का है और ऊपर वालों का अंतर कितने का है? 2 का। अंतर से उल्टा पुल्टा गुणा किया तो ये हो जाएगा 11 3 33 और 11 5 कितना? 55। बताओ बंधु, बाद में 12 दूनी 24 और फिर आ गया 23 दूनी 46। तो पहली संख्या में से कितना घट रहा है ये बताओ? 33 से 24 कितना कम है? 9 कम है। और 55 से 46 भी कितना कम है? 9 कम है। इसका मतलब 9 घटने पर संख्याएं वही आ रही है। तो अपन कह सकते हैं कि दूसरी संख्या हमारे पास में कितनी होगी? 55 होगी। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 55। इसको किसी के बराबर करना था ही नहीं। ये कह रहा है एक परिवार का चावल, मछली और खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय का अनुपात ये है। वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः वृद्धि होने पर अनुपात वृद्धि हो जाएगी तो परिवार की इन वस्तुओं पर कुल व्यय कितना प्रतिशत बढ़ेगा? तो बंधु, चावल मछली देख लेगा, चावल और मछली और एक दे रखा आपको खाद्य तेल। ठीक है, तो इसको सिंपल भाषा में अपन तेल ही लिख लेते हैं। चावल, मछली और खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय का अनुपात 12:17 अनुपात कितना है? 3 है। ओके, इनको अपन एक काम करें, इनको अपन सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाए? आसान। तो इसको 120 मान लो, इसको 170 मान लो, इसको 30 मान लो। तो कुल खर्चा कितना होगा? 170 30 200 320 हो जाएगा। पहले का कुल खर्चा कितना? 320। अब बताओ बंधु, कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% वृद्धि। बंधु, यहाँ 20% की वृद्धि का मतलब ये है कि यहाँ पे 24 रुपए बढ़ जाएंगे। 120 का 20% कितना होगा? 24 रुपए। तो 144 रुपए चावल के लगेंगे। और फिर कह रहा है कि 30% वृद्धि, तो 17 3 51 बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ जाएंगे? 17 3 51 बढ़ जाएंगे। तो 30 जोड़ोगे 200 और 21 जोड़ दो तो 200 कितना हो गया? 21। और खाद्य तेल में कितना प्रतिशत है? 50% वृद्धि। तो ये हो जाएगा 15 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 45। अब मुझे ये बताओ कुल खर्चा कितना बढ़ जाएगा? 5 और 1 6 और 4 कितना? 10 का शून्य, कैरी फॉरवर्ड कितना करेगा? 1। ठीक बात है। हाँ जी, 4 और 2 6, 6 और 4 10 और 1 कितना हो गया? 11। कैरी फॉरवर्ड कितना करेगा? 1 करेगा। और ये आपके पास में 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। 400 कितना? 10। और अब मुझे एक बात बताओ कि उस व्यक्ति के कुल खर्चे में कितनी वृद्धि हो गई? 320 से 410 हो गया। तो 80 और 10 कितना हो गया? 90 बढ़ गया। कितना बढ़ा? 90 बढ़ा है। 320 पर इंटू क्या कर दो? 100 कर दो बंधु। 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं। 4 का भाग 8 बार, 4 8 32, और 4 का सॉरी, यहाँ पे बंधु सबसे पहले 2 का भाग लगा देता हूँ मैं। हाँ जी, 2 का भाग लगाया 16 बार, 2 का भाग कितनी बार? 5 बार। फिर 2 का भाग 8 बार, और फिर 2 का भाग 45 बार। 45 को 5 से गुणा करोगे 225, और 225 में आप 8 का भाग लगा दो। 225 में 8 का भाग लगाओगे, 8 दूनी 16, बच गया कितना? 6। और 65 में 8 घंटे 64 है, और बच गया कितना बंधु? 1। जो बच गया उसको ऊपर, 8 को नीचे, 28 से ही 1/8% की कुल वृद्धि हो जाएगी। ये कह रहा है कि एक सोने के बिस्कुट की कीमत भार के वर्ग के समानुपाती है।
सोने के बिस्कुट की जो कीमत है ना, उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। जितना उसका वेट है उसके स्क्वायर के समानुपाती है। एक व्यक्ति इस सोने के बिस्कुट को 3 भागों में तोड़ देता है। तो 3 भागों में तोड़ देता है बंधु, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। 3 भागों में तोड़ता है, 3:2 अनुपात कितना 1 में। तो बंधु जब नहीं तोड़ता है तो टोटल वजन कितना था? नहीं तोड़ता है तो टोटल वजन 3, 2, 5 और 1 6 था। लेकिन इसकी कीमत कितनी होगी? 6 वाले की कीमत कितनी होगी? कीमत होगी इसकी 36 रुपए। कितने? 36 रुपए। ओके, हाँ जी। जब इसको तोड़ दिया तो इसकी कीमत क्या हो गई? 3 रुपए। 3 वाले की कीमत 9 रुपए। 4 वाले की कीमत कितनी हो गई? 2 वाले की 4 रुपए। और 1 वाले की कीमत कितनी हो गई? 1 रुपया। ओके, तो अब यहाँ से कीमत कितनी आ गई बंधु बताओ? अब यहाँ से कीमत आ गई 9 और 1 10 और 4 कितना? 14 रुपए। तो कीमत में वृद्धि हुई या कमी हुई? कीमत में क्या हुई है? कमी हुई है। क्या हुई है? कमी हुई है। और कीमत में कमी कितने की हुई है, कोई बताएगा मुझे? यहाँ से कमी हुई है बंधु 12 रुपए की, ठीक है, सॉरी 22 रुपए की, ठीक है। 22 और 4 26 और 10 36, 22 रुपए की कमी हुई है। ये 22 रुपए की कीमत की कमी किसके बराबर कर दो? 4840 के बराबर कर दो। ओके, 22 की कमी इंटू उसकी बिस्किट की प्रारंभिक कीमत कितनी थी? 36 से गुणा कर दो। 22 दूनी 44, बच गया कितना? 4। 22 दूनी 44, 220। और 220 को आप गुणा कर दो किससे? 36 से। 0 का 0, 22 से 132, 13 असल की लग जाएगी, ठीक है। 22 3 66 है, और ये 79 हो गया, ठीक है। 66 और ये हो गया 79, 79। तो 7920 रुपीज कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन इसकी प्रारंभिक कीमत वाला हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के अनुपात ये है, कुल इतने रुपए हैं। तो बंधु 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में है। इनका कुल मूल्य 102 रुपये है। तो मूल्य का अनुपात तो हमें निकालना पड़ेगा। 1 रुपए के 3 सिक्कों का मूल्य 3 रुपया होता है, 50 पैसे के 4 सिक्कों का मूल्य 2 रुपये होता है, 25 पैसे के 10 सिक्कों, सॉरी 25 पैसे के, सॉरी 10 पैसे के हैं वहाँ पे, 25 पैसे के बजाय कितने हैं? 10 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य कितना होता है? 1 रुपये होता है, ठीक है। तो ये टोटल रुपए कितने हो गए? 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया? 6। 6 नहीं चाहिए, कितना चाहिए? 102। 102 बनाने के लिए 17 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपको पूछ रहा है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो इसको भी 17 से गुणा कर दो, तो 110 सिक्के हो 170 सिक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एबीसी का अनुपात दे रखा है। तो बंधु यहाँ पे इस केसेस में तय नहीं कर सकते। क्यों तय नहीं कर सकते? जरा ध्यान से समझना। ए का मान सपोज आपने माना होगा 2x, बी का मान सपोज माना होगा 3x और सी का मान कितना? 5x। देन बंधु a प्लस बी प्लस सी बटा ए बी सी, इसका मान ही एक अजीबोगरीब आएगा। 2x प्लस 3x प्लस 5x बटे 2x इंटू 3x इंटू 5x। तो ये हो जाएगा आपके पास में 10x बटे 30x की पावर 3। और यहाँ से एक x बटे, सॉरी ऊपर तो कितना बचेगा? 1, 0 से 0 कट जाएगा, 1 बटे 3x स्क्वायर आएगा। आपको लग रहा होगा इसका 1/3 आएगा, 1/3 x स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे केसेस में तय नहीं कर सकते, उत्तर मान्य होगा। इसका परिमाण क्रम पूछ रहा है। बंधु परिमाण क्रम में दशमलव से पहले एक अंक चाहिए, दशमलव से पहले एक अंक चाहिए। तो मैंने दशमलव किसका लिया? 4 5 और 6। दशमलव को कितने अंक किसका आया ये बताओ? दशमलव को 1 2 3 4 अंक किसका आया? और 4 अंक किसका आया? तो इधर घात हमेशा कैसी होती है? प्लस की होती है। और 4 अंक किसका आया? तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, माइनस का 4 नहीं होगा। माइनस की तो इधर बढ़ता तो होता, ठीक बात है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में तो सिंपल सी बात है, समझ में आ चुकी होगी आपको, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का प्रश्न हो गया। अगला क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे इन दोनों को भाग देने पर शेषफल 7 और 3 बचे,
पहले तो एक काम कर लो, या तो 7 और 3 घटा लो, 87 में से 7 घटाया तो 80 बचा, और उसमें से 3 घटाया तो 120 बचा। और इनका क्या निकाल लो, HCF निकाल लो। ओके, और इनका HCF कितना आएगा बंधु? बंधु 2 का भाग दिया 40 और 60 आ गया, फिर 2 का भाग 20 और 30 आ गया, फिर 2 का भाग दिया तो 10 और 15 आ गया। अब 2 का तो नहीं जाता, 5 का ही जाता है, 2 और 3 आ गया, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी कितना आ गया 40। इस क्वेश्चन का एक तरीके से तो राइट आंसर कितना आ गया 40। दूसरे तरीके से और देख लो बंधु, बड़ी से बड़ी संख्या 80 का भाग दोगे 7 बच रहा है, लेकिन 80 का भाग इधर दोगे 160, 7 नहीं बचेगा, ये गया। बड़ी से बड़ी संख्या 40 दूनी 80, 7 बच रहा है, 40 3 120, 3 बच रहा है। तो ऐसे अगर आप हिंट भी लगाते तो भी उत्तर हो रहा था। 87 में 40 का भाग लगाते हैं तो 7 रिमाइंडर बचता है, और 123 में कोई जरूरी नहीं है आपको एलसीएम एचसीएफ ही आए, 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो राइट आंसर इस प्रकार से भी कर सकते हैं। हाल फिलहाल में किसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न ही है, कई बार ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, 0.4 पे बार है मेरे बंधु, 4 पे बार है तो जितने अंकों पर बार होते हैं उतने नीचे 9 लगाते हैं। 6 पर बार है तो 6/9, 9 एलसीएम ले लिया तो 4 + 6 जोड़ेंगे तो कितने होंगे बंधु? 10/9, और 10/9 को 9 एकम 9, 1/9, 9 से ही 1/9 आ जाएगा। तो एक सही 1/9 राइट आंसर हो जाएगा। किसी संख्या के वर्ग की इकाई का अंक उस संख्या के इकाई के अंक से 2 अधिक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। निम्न में से कौन सा अंक उस संख्या के वर्ग के इकाई का अंक नहीं हो सकता? चलो भाई देखते हैं। किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है तो उसका वर्ग कितना होता है बंधु? किसी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक उस संख्या के इकाई के अंक से 2 अधिक है तो 6 का इकाई का अंक कितना होता है? 6 से 36 आता है। किसी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक उस संख्या के बराबरी है तो 6 तो यहाँ पे इस केस में तो नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन किसी संख्या का इकाई का अंक 4 है तो उसका वर्ग होता है 16। यहाँ इकाई का अंक जरूर डबल है उससे, ठीक है। तो उस संख्या का इकाई का अंक क्या नहीं हो सकता, ये पूछा है। किसी संख्या के वर्ग के इकाई का अंक उस संख्या के इकाई के अंक से 2 अधिक है, ठीक है। हाँ जी, निम्न में से कौन सा उस संख्या के वर्ग के इकाई का अंक नहीं हो सकता? तो मैं एक काम करता हूँ, आपको कुछ संख्याओं के स्क्वायर लिख के ही समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। हाँ जी, कुछ संख्याओं के स्क्वायर लिख के समझा देता हूँ, देखना। हाँ जी, जैसे आपको सिंपली 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। अब तो ये वापस रिपीट होने लग जाएंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब ये कह रहा है कि इस प्रश्न को पढ़ना आप, ये कह रहा है किसी संख्या के वर्ग के इकाई का अंक उस संख्या के इकाई के अंक से 2 अधिक है, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई संख्या का स्क्वायर का इकाई का अंक उस संख्या के इकाई के अंक से 2 अधिक है। निम्न में से कौन सा अंक उस संख्या के वर्ग का इकाई का नहीं हो सकता? उस संख्या के वर्ग के इकाई का नहीं हो सकता। सपोज उस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 6 है तो उस संख्या का इकाई का अंक कितना है 4 है, तो 6 4 से 2 अधिक है, ये तो हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये तो उत्तर नहीं होगा। ओके, चलो इधर काट देता हूँ, ये तो हो सकता है, इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा। उस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 9 है तो उस संख्या के इकाई का अंक 7 है, बिल्कुल 2 अधिक है, ये भी नहीं हो सकता उत्तर, क्योंकि ये हो सकता है। उस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 4 है तो संख्या का इकाई का अंक 2 होगा, इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी नहीं होगा। ये कभी नहीं होगा क्योंकि 5 किसी संख्या के वर्ग के इकाई का अंक है, 5 किसी संख्या के वर्ग के इकाई का अंक है, तो बंधु उस संख्या में इकाई का अंक 5 ही होगा, अर्थात ये 2 अधिक नहीं हो पाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके दोस्तों, इस प्रकार से मैथ्स के क्वेश्चनों का मैंने सॉल्यूशन करवाया। थैंक यू।